In a given problem, an alternating EMF of 220 volt, 50 hertz is applied to a circuit having resistance of 200 ohm and inductance of 4 Henry and capacitance of 2 microfarad. These three are connected in series. Now we have to calculate the impedance of the circuit and maximum current in the circuit. सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिवन डेटा निकाल लेते हैं। वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 220 वोल्ट है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 50 हर्ट्ज। व्हाट अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 200 ओहम and inductance value is 4 Henry, capacitance is 2 microfarad. All these three are connected in series as shown in the diagram. अब सबसे पहले वही सवाल आता है कि सर इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा एसी में हमें एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। एनालिसिस से हमें जो क्वेश्चन है इजी हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले देखो या निकालना क्या है या फाइंड क्या करना है। तो फाइंड करना है हमें सर मैक्सिमम करंट। तो आपको मैंने फार्मूलाज बता दिया है कि मैक्सिमम करंट हम कहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमारे लिए उसके लिए एक फार्मूला था, रिलेशन बिटवीन आई आर एम एस एंड peak current से। So from here I can find out I naught is equals to under root of 2 times of IRMS. Now question arises that sir अगर हमको पीक करंट चाहिए तो हमें IRMS चाहिए होगा। तो चलो भाई IRMS निकाल लेते हैं। तो IRMS का फार्मूला रटा रटाया हुआ है, दैट इज व्हाट मींस VRMS बाय Z। अब हम फिर से वही बात करेंगे कि भाई VRMS तो दिया है बट द Z वैल्यू इज नॉट गिवन फॉर अस। वही रिवर्स इंजीनियरिंग को कंटिन्यू कर लो। Z मतलब इम्पीडेंस होता है, Z की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पता है। अगर इस सर्किट में तीनों कंपोनेंट है तो आर स्क्वायर प्लस हमें पता होना चाहिए एक्सएल माइनस ऑफ एक्सी, जो भी बड़ा होगा। यहाँ पे मैंने नेगेशन साइन लगाया है, इन दोनों में जो भी बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, जो छोटा होगा उसको उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब सवाल फिर से वही आएगा सर, अब z अगर हमें निकालना है तो हमें xl और xc की वैल्यू पता करनी पड़ेगी सर। सो हियर xl is equals to, we know that 2 pi f into l, and similarly xc value is what means, that is what 1 divided by 2 pi f into c। लो आ गया यहाँ पे एनालिसिस। अब यहाँ से हम लोग इसको रिवर्स तरीके से जाएंगे। रिवर्स तरीका मतलब क्या है, जो हमने पहले से किया हुआ है। कैसा तरीका, सबसे पहले हमें एक्सेल और एक्सी निकालना पड़ेगा ना। एक्सेल और एक्सी निकालेंगे तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं टू फाइंड इम्पिडेंस, आई एम गोइंग टू फाइंड हियर, फर्स्ट इज एक्सेल वैल्यू। सो एक्सेल का फार्मूला हमारे पास रहेगा 2 पाई एफ इंटू एल। मैंने बार बार बोला है कि मैंने 2 पाई एफ की वैल्यू अलग से कैलकुलेट करके ली हुई है, दैट इज व्हाट 314। एंड व्हाट अबाउट द इंडक्टेंस वैल्यू, इट इज 4 हेनरी। सो डायरेक्टली 4 लिख देंगे। तो इसका हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, एक्सेल का रिजल्ट आना चाहिए हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद 1256 ओहम। सो दिस इज व्हाट द इम्पिडेंस वी ऑब्टेन फ्रॉम दिस वन। तो हमारे पास ये रहा इम्पिडेंस का वैल्यू बेटा, यहाँ पे हमारे पास इम्पिडेंस मिल चुका है सर। तो भी इसी तरीके से हम लोग एक्सी की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। सो नाउ इम्पिडेंस ऑफ सॉरी, हम लोगों ने एक्सएल की वैल्यू निकाल ली है ना, तो हम सिमिलरली एक्सी की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्सी की वैल्यू कितनी है 2 पाई एफ इंटू सी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 1/2 पाई एफ की वैल्यू ऑलरेडी मैंने रेडीमेड निकाली हुई है, दैट इज व्हाट 318 इंटू 10 पावर ऑफ -6 होल डिवाइड बाय द सी वैल्यू इज हाउ मच 2 माइक्रो farad। As it is रख दो and you just solve it, you will get the value of xc, and the value of xc is, for me I got 15, that is 90 ओहम। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेल और एक्सी की वैल्यूज निकाल लेंगे। अगर हमारे पास एक्सेल और एक्सी की वैल्यूज अवेलेबल है तो हम लोग जेड भी आराम से निकाल लेंगे, है ना। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर फिर से एक बार जेड के लिए। सो नाउ इम्पिडेंस इज इक्वल्स टू, therefore z is equals to, I can say, under root of r square plus, that is xl minus xc ka whole square। You just substitute all the values over here and just calculate it
you will get the result. The value of R is what? 200 square it is, plus you got the XL and XC value 1590 minus of 1256 whole square, and after solving I get here the value of Z is, that is what means 389.2 ओहम। ये मेरे तरफ से कैलकुलेशन किया गया है, आप खुद से भी एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेना। तो इस तरीके से हमारे पास जो है एक्स सी एक्सएल और जेड का वैल्यू मिला है। हम लोग अभी तक ये टर्म को हम लोग निकाल चुके हैं भाई। अगर तुम्हारे पास जेड अवेलेबल है तो नाउ इट बिकम्स वेरी इजी मास्टर। अभी यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ दम ही नहीं रहा, तो हम लोग एक काम करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड हियर मेन करंट। सो लेट अस फाइंड मेन करंट जो हमें यहाँ पे निकालना था। मेन करंट का फार्मूला क्या रहेगा? that is IRMS is equals to VRMS by Z। so 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय हमारे पास Z का वैल्यू कितना आया है 389.2, and finally I got that IRMS current which is equals to for me 0.56 एम्पियर। सो अगर तुम्हारे पास IRMS करंट निकाला है तो आप लोग बड़े आराम से पीक करंट को भी सॉल्व कर सकते हैं। therefore I naught is equals to, what is the formula written here, under root of 2 times of IRMS, which is equals to under root of 2 into 0.56, which is equals to, I got here, that is a maximum current value 0.7896 ampere। so this is what the final result I have obtained from this calculation। तो ये उतना उतना टफ चैप्टर है नहीं, जितना बच्चे इसको समझ लेते हैं। इज वन ऑफ अ वेरी इजी चैप्टर फॉर अ theory point of view। let us go for the next numerical now। let us start a next problem। a source of alternating EMF of frequency 50 hertz is connected in series with a resistance of 200 ohm, an inductance of 100 millihenry, and the capacitance of capacitor is 30 microfarad। so these are connected in series। now what is the question we have to go for here means, does the current leads or lags the EMF and by what angle। so हमें यहाँ पर दिए गए क्वेश्चंस में ये पता करना है कि करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। तो सबसे पहले वही बात जो मैं बार बार रिपीट करते आ रहा हूँ, पहले हम लोग सॉल्यूशंस लिख देते हैं कि भाई इसमें डेटा क्या है पता कर लेंगे। सो व्हाट इज द डेटा हियर, that is frequency of AC is how much means here 50 hertz। okay fine sir, and a resistor R value it is equals to 200 ohm। okay fine, and inductance is how much means 100 millihenry into 10 power of minus 3, which is equals to 0.1 henry, fine, and capacitance is C is equals to, it is 30 into 10 power of minus 6 farad। so these are the things given, and he is asking us to find whether the current leads or lag। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि हमें करंट लीड और लैग पता करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो चाहिए एंगल पता होना चाहिए, यानी कि फेज डिफरेंस। तो उसके लिए एक काम करता हूँ, मैं एनालिसिस ले लेता हूँ यहाँ पे कि हमको करना क्या है इस न्यूमेरिकल में, यहाँ से साइड में निकाल लेंगे। हमें पता करना है कि भाई करंट लीड है या लैग। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड current। if you know the phase difference between voltage and current, you can easily predict that। okay, so see what is the phase difference formula we have means tan phi is equals to, you know that is xl minus xc। मैं नेगेशन लगा रहा हूँ, जो बड़ा होगा उसमें से हम छोटे को माइनस कर देंगे r। अभी हमको सबसे पहले यहाँ पे ये tan phi पता करने के लिए या एंगल पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा वैल्यूज ऑफ XC एंड XL। हमें ये वैल्यूज पता करने पड़ेंगे। अगर मैं बोलूं कि सर यहाँ पर यदि XC की वैल्यू, मैं पहला केस नंबर 1 बोलता हूँ, XC इज ग्रेटर देन अगर XL होगा, सर्किट कौन सा कहलाएगा, मैंने लिखा के दिया फार्मूले में। अब फर्स्ट लेक्चर में देखो, आपको मैंने स्टार्टिंग में फार्मूलाज बताया, रूल्स भी बताया वहाँ पे मैंने।
तो अगर XC इज ग्रेटर देन XL मीन्स सर्किट इज कैपेसिटिव सर्किट, सर्किट इज कैपेसिटिव। और हम सभी लोग जानते हैं कि कैपेसिटिव सर्किट होगा तो करंट लीड्स बाय वोल्टेज। सेकेंड, इफ XC is less than XL, then the circuit is इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं हम उसको, इंडक्टिव सर्किट। अगर ये रहेगा तो करंट लाग करना चाहिए, पीछे होना चाहिए, लैग्स बाय वोल्टेज बाय हाउ मच एंगल, पाई बाय 2। यहाँ पे भी कितना होगा, पाई बाय 2, 90 से करंट आगे कर जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये एनालिसिस मिल गया है सर। तो हमें अभी खोज किसकी देनी चाहिए, नो व्हाट वी हैव टू बी फाइंड हियर मींस वैल्यू ऑफ एक्सएल एंड एक्ससी। तो चलो भाई, हमको ये इंफॉर्मेशन अगर लेनी है तो वैल्यूज ऑफ एक्सएल एंड एक्ससी निकालनी ही पड़ेगी। आओ देखते हैं क्या क्या वैल्यूज मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं निकालने जा रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस रिएक्शन, कैपेसिटिव reactance. So formula you guys know very well, that is XC is equals to, we have a formula that is 1 divided by 2 pi f into c। 1 by 2 pi f c की वैल्यू मैंने रेडीमेड ली हुई है, आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं। 1318 into 10 power of minus 6 divided by the value of capacitance is 30 into 10 का power of it is also minus 6। So finally I got the value of XC which is equals to 106 ohm। तो ये रहा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आया। अभी वैसे ही हम लोग एक काम करते हैं सर, वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या आने वाली है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। चलो वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल लेते हैं। सो एक्सएल का फार्मूला होगा हमारे पास, एक्सएल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ इंटू एल। 2 पाई एफ का वैल्यू मैंने रेडीमेड दिया है 314 इंटू एल का वैल्यू कितना हमारे पास 100 मिली 10 का पावर ऑफ -3, नो दिस मच। सो एक्सएल वैल्यू आई गॉट फ्रॉम हियर दैट इज 31.4 ओम, 31.4 ओम। अब चेक करना भाई कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, एक्सएल ज़्यादा है एक्ससी ज़्यादा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हियर हियर XC is greater than XL, तो obviously circuit is what, circuit is capacitive। तो हमारे पास जो सर्किट होगा कैपेसिटिव सर्किट करेगा, हेंस करंट लीड बाय वोल्टेज। बट व्हाट एंगल ना, अभी दूसरा हमारा सवाल होगा ना व्हाट एंगल। So to know that angle, phase difference, let us calculate here phase difference। what is that means, tan phi, no? So tan phi की वैल्यू जो आएगी बेटा वो XC माइनस XL डिवाइड बाय R होगी। अब इनके वैल्यूज क्या क्या है, पुट द फार्मूला गेट द आंसर। 106 माइनस 31.4 होल डिवाइड बाय 200 divided no here, so I got here value 0.373। so this is what tan phi। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है यार, tan phi is equals to 037 की वैल्यू क्या होगी। अब थोड़ा मैं आपको ना एक रफ कैलकुलेशन करके देता हूँ यार, आपको भी ये थोड़ा बहुत बेसिक मालूम होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। मैक्सिमम बच्चों को ये प्रॉब्लम होता ही होता है इस चैप्टर के अंदर कि भी ये tan की वैल्यू कैसे लेनी चाहिए। अब देखो, अब तुमको tan 30 की वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए और tan दैट इज व्हाट मींस 15 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो tan 15 की वैल्यू जो होती है हमारे पास, वो मुझे जितने याद है 0.26 समथिंग होनी चाहिए या 0.2679 के बराबर होती है tan 15 की वैल्यू। तो इस तरीके से tan 15 की वैल्यू अगर इतनी है तो आप एक काम करना, tan 15 की वैल्यू अगर इतनी है तो tan दैट इज व्हाट थीटा इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट कितना है हमारे पास 373 का कितना, ये बेसिक कैलकुलेशन लगा देना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि 0.2679 को tan 15 डिग्री मिल रहा है
तो सिमिलरली रफ कैलकुलेशन में बोल रहा हूँ, मुझे ट्रिग्नोमेट्री का उतना नॉलेज है नहीं, ऐसा मैं मजाक में भी बोल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इससे रिजल्ट मिलता है हमको। तो 0.373 की वैल्यू कितनी, तो देर फोर इसको अननोन थीटा बोल देंगे। थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मैं जितना जानता हूँ 20 डिग्री के आसपास या 21 के आसपास आना चाहिए। सो देर फोर हियर द रिजल्ट इज वॉट फाइव इज इक्वल्स टू दैट इज वॉट 20 नियर अबाउट 20 डिग्री। आप चेक करना फिर भी आपको मालूम हो जाएगा। लेट्स गो फॉर द प्रॉब्लम नंबर 5। देर इज वन कॉइल having inductance of 2 Henry and resistance of that coil is how much, means 10 ohm, connected to a 220 volt 50 hertz, sorry, it's a 50 hertz AC supply. So now the case is given here. There is one inductor, whose inductance value is how much, 2 Henry, and having its resistance is 10 ohm. This combination is going to be connect टू अल्टरनेटिंग सोर्स, इसको हम लोगों ने एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया है। ओके फाइन। तो अभी हमें इस केस में करना क्या है, यहाँ पे एसी सोर्स का जो वोल्टेज है 220 वोल्ट का 50 हर्ट्ज के बराबर है। तो भी पहला केस हमें जो यहाँ पे पता करना है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, दूसरा द करेंट इन द सर्किट, पावर फैक्टर एंड द फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा कुछ आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सिंपल पूछा है तो हमें आंसर भी बड़े सिंपल करना चाहिए होगी। चलो आओ। सो फर्स्ट इज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, नो इम्पीडेंस of the circuit, that is Z is equals to, formula is what, means under root of simply R square plus इंडक्टर है तो सिर्फ इंडक्टर ही आएगा। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज। अच्छा, इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेल निकालना पड़ेगा ना भाई साहब। एक्सेल तो पता ही नहीं है, एक्सेल इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 2 पाई एफ इंटू एल। जैसे कि आप जानते हो मैंने 2 पाई एफ का वैल्यू ऑलरेडी रेडीमेड लिया हुआ है 314, यानी कि कैलकुलेटेड है यार, रेडीमेड इन द सेंस मैंने एडवांस में कैलकुलेट करके रिमेंबर कर लिया है। तो यहाँ पे मुझे जो वैल्यू आने वाली होगी 628 आएगी, 628 इज ओहम। ये रहा इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू। तो अभी इम्पिडेंस कितना आना चाहिए, यहाँ से Z की वैल्यू आनी चाहिए भाई साहब, पुट कर दो ना बेटा। R का वैल्यू कितना है भाई, 10 का स्क्वायर प्लस ये 628 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद मुझे जो रिजल्ट आएगा, आप एक बार ख्याल से लेके खुद से भी ट्राई करना, मेरे भरोसे मत बैठो, मैं कुछ भी लिख के देता हूँ। 628.07 ओहम के बराबर मेरा रिजल्ट आ रहा है। चलो ठीक है सर। अभी सवाल नंबर 2 क्या है इसके अंदर ना, तो ये तो हो गया इम्पिडेंस के बारे में। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2, द करंट। मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला आपको, द करंट का मतलब होता है यहाँ पे मेन करंट की बात कर रहा है। मेन करंट को हम लोग IRMS करंट बोलते हैं। सर्किट का जो मेन करंट होता है उसी को हम लोग IRMS के नाम से जानते हैं। चिल्ला चिल्ला के मेरा गला फट चुका है, फिर भी साले तुम लोग समझ नहीं रहे हो। IRMS की वैल्यू क्या होती है बेटा, होती है VRMS/Z। मास्टर गाली दे रहा है, गाली ही देगा ना, और क्या करेगा, सिंपल सिंपल चीजें नहीं आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास VRMS का वैल्यू कितना है, 220 वोल्ट डिवाइड बाय Z की वैल्यू कितनी है, 628.07। ठीक है सर। IRMS का मेरे पास जो वैल्यू आया है, एक बार आप भी चेक करना, 0.35 एम्पियर के बराबर कुछ रिजल्ट आया है। सो आई गॉट दैट IRMS और मेन करंट 0.35 एम्पियर। नाउ व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन वी आर लुकिंग फॉर, पावर फैक्टर। भाई साहब फिर से एक बार पेज नंबर 1 पे जाओ, आप चेक करो। पावर फैक्टर मैंने पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ है। पावर फैक्टर यानी कि कॉस फाई जिसे बोलते हैं। कॉस फाई की वैल्यू जो हमारे पास होगी, रेजिस्टेंस, एक्चुअल रेजिस्टेंस बाय वर्चुअल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, हाँ याद रखना, ठीक है। सो एपेरेंट रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, 10 डिवाइड बाय 628 आएगा ये, 628। तो कॉस फाई की वैल्यू जो मुझे मिल रही है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आएगी 0.0159। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं कि भाई इसका फाई कैसे निकालेंगे या एंगल कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन समझा देता हूँ, उतना करो, काम बन जाएगा आपका। कैसे काम बन जाएगा सर, आपको बेसिक बेसिक वैल्यूज मालूम रहनी चाहिए, वरना हाँ, वैल्यू मालूम नहीं है, यहाँ पे टाइम पास करने आया तुम, तो फिर कुछ नहीं आने वाला है ऐसा ना, ठीक है। तो रफ कैलकुलेशन समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर,
ये मेरे तरफ से है रफ कैलकुलेशन। मैं और भी कुछ तरीके बता सकता हूँ, लेकिन ये सबसे आसान तरीका मुझे लगता है। जैसे कि सर 75 की वैल्यू कितनी है? कॉस 75 की वैल्यू जितना मैं याद करके आया हूँ, तुम्हें याद रहनी चाहिए। 15 की 30, 37, 45, 75, 90, 120, ये वैल्यूज आपको बाय हार्ट होना चाहिए। सर बाय हार्ट नहीं होगा तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं सर, तुम यहाँ पे पढ़ाई करना छोड़ के भैंसा चराने निकल जाओ। सिंपल सिंपल वैल्यूज याद करनी ही पड़ेगी आपको। रेडीमेड अगर कुछ भी चाहिए तो मिलेगा नहीं, मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। तो 75 के लिए अगर इतना वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे जनरल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स लगा के पूछूंगा आपसे कि भाई साहब 82.5 के लिए कितना होगा? टाइम पास कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं भाई, टाइम पास कर रहा हूँ। 82.5 के लिए कितना होगा? यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स करने आता है आपको। तो उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी, अरे मैं बोले 75 डिग्री को इतना नंबर आ रहा है तो 82 को कितना आएगा? अच्छा सर, तुम इसको बढ़ा क्यों रहे हो? तुम 75 के नीचे क्यों नहीं जा रहे हो? तो गधो, यहाँ पे वैल्यू भी तो देखो, 0.01 जीरो की तरफ है, मतलब जीरो से थोड़ी बड़ी है। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो मैं 75 से 90 की तरफ जाने वाला हूँ। टाइम पास कर रहा हूँ, प्योर टाइम पास, प्योर टाइम पास। क्यों टाइम पास कर रहे हो? मेरे पास कुछ भी काम नहीं है इसलिए टाइम पास कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स लगा दिया, मतलब समझ रहे हो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ? कि भाई साहब 75 को अगर ये नंबर आ रहा है तो 82.5 को कितना नंबर आएगा? तो जितना मैं जानता हूँ इसका जो नंबर आना चाहिए, आई थिंक 0.0647 नंबर हो रहा है ना छोटा। तो अगर 82.5 के लिए इतना हो रहा है, तो भाई साहब हमें एक और बात बता दो, 86.5 के लिए कितना आता है? अब तो मुझे पूछेगा भाई 86 ही क्यों ले रहा है? भाई तेरी मर्जी, तू 84 लेके चेक कर। हाँ, तुझे जितना नंबर लेके चेक करना कर, लेकिन टाइम जाएगा लेकिन आंसर सही आएगा। तो जितना मैं जानता हूँ इसका वैल्यू शायद 0 पॉइंट, इससे भी आधा आएगा, 0.03 समथिंग आ जाएगा, 3 2 कुछ 3 आ जाएगा यहाँ से। तो 86 को इतना आ रहा है तो 88 को भी ट्राई कर लिया भाई साहब। 88 को कितना आएगा? 88.25 लेना या 5 ले, कितना तेरी मर्जी ले भाई तू। 80, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ रे गधे लोग? मतलब 75 को इतना तो 82.5 को कितना, 82.5 को इतना तो 86.5 को कितना। अब 86.5 को इतनी वैल्यू आ रही तो 88.5 को कितनी वैल्यू आएगी? तो मेरे ख्याल से 0.016 आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं 88 89 के आसपास रिजल्ट आ रहा है। तो मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कितना है हमारे पास, 0.015 आया, 0.016 आया। तो और थोड़ा नंबर छोटा करके लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं छोटा मतलब चलेगा, मैं रफली लिख रहा हूँ इसका, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 89 के आसपास लिख रहा हूँ। देखो मैं 89 डिग्री, 90 तो होगा नहीं, 90 को तो सीधा जीरो आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये 88.5 से लेके 89.123 के आसपास रिजल्ट आना चाहिए तुम्हारे पास। अगर कोई और मैथमेटिकल टेक्निक है तो उससे तुम चेक करो, या तो आप मैथमेटिक्स टीचर्स को जाके अप्रोच करो। तो तुम क्या करोगे? सर हम ऐसा ही करेंगे, हम फिजिक्स वाले हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, आओ नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं।